हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज आपके लिए क्लास 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। हमने लास्ट टॉपिक देख लिया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पूरा कंप्लीट पढ़ लिया हमने, ठीक है। रेनबो की फॉर्मेशन देख ली कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं आज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो उसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है। सर यहाँ पे हमें क्या देखना है? रिफ्रैक्शन देखना है। किसकी वजह से देखना है रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेयर की वजह से देखना है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से भी क्या देखने को मिलता है सर? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है बेटा। तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या होता है और क्या क्या फेनोमेना इस पे बेस्ड होते हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, वो आप चाहें तो याद कर भी सकते हैं। वैसे ही बहुत इजी डेफिनेशन है, इजीली याद हो जाएगी। सिंपल वे में याद रखनी है आपको। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या चीज? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट। किसकी वजह से ये रिफ्रैक्शन, किसकी वजह से हो रहा है? ये बेंडिंग किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। सर अर्थ का क्या होता है? एटमॉस्फेयर आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, है ना। तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स के नाम मेरे को याद नहीं, क्योंकि मैं एसएसटी का टीचर नहीं हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ, इस वजह से। बट एटमॉस्फेयर की जो होती है हमारी, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, उसमें काफी सारी डिफरेंट लेयर्स होती है, उनकी डिफरेंट डेंसिटी होती है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होने की वजह से वो डिफरेंट लेयर किसकी तरह एक्ट करती हैं? डिफरेंट मीडियम की तरह एक्ट करती हैं। अगर उनका मीडियम डिफरेंट मैंने बोला है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होने वाला है? डिफरेंट होने वाला है। और उनका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट होने वाला है तो सर क्या होने वाला है? बेंडिंग होने वाली है। द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहां पे डेफिनेशन ये लिखी हुई है मैंने, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by the earth atmosphere having layers of varying optical density, which means different optical densities की वजह से जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका मतलब सर क्या होता है? जो ये हमारी अर्थ होती है, इस अर्थ के सराउंडिंग में बहुत सारी लेयर्स होती है। क्या होती है बेटा? बहुत सारी लेयर्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज की, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की। अब जब डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की लेयर होती हैं तो सर इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। और जब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो सर लाइट जो होगी, जब वैक्यूम से ट्रेवल करेगी तो वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है। और जब कोई मीडियम नहीं होगा तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट पाथ पे। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लेयर्स किसकी तरह एक्ट कर रही हैं? डिफरेंट मीडियम की तरह। और डिफरेंट मीडियम मतलब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ड्यू टू दिस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जिस पाथ से वो आ रही है उस पाथ से लाइट क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इस कंसेप्ट को कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल है, क्लियर हुआ? सर अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों होता है ये रिफ्रैक्शन? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, उनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं वो डिफरेंट होने की वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, और वहां पे लाइट क्या होती है? बैंड होती है। इसलिए हमने इसका नाम रखा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब सर कोई ऐसा फेनोमेना है जो हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं? यस, वो फेनोमेना आपको नर्सरी में ही पढ़ा दिया गया था। वो जो फेनोमेना है नर्सरी में पढ़ाया गया था, बट समझ कब रहे हम? 10th स्टैंडर्ड में। करीब 10-12 साल लग गए आपको इस फेनोमेना को समझने के लिए। नर्सरी में सिर्फ आपको क्या पढ़ाया था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। याद है ये पोयम आपको? तो ये जो पोयम है जिसमें कह रहा है, कवि जो कह रहा है, कौन कह रहा है? कवि जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्टार्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, मतलब उनकी जो ब्राइटनेस होती है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। कभी आपको स्टार ज्यादा चमकता हुआ नजर आएगा, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा नजर आएगी, और एक टाइम पर उसकी ब्राइटनेस कंटिन्यूसली कम नजर आएगी।
तो इस कंसेप्ट को या इस फेनोमेनन कहते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बट ये क्यों होता है वो आज हम समझेंगे। इसका अगर सिंपल रीजन देखा जाए तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। बट ऐसा क्यों, एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा क्या हुआ कि हमें स्टार ट्विंकल ट्विंकल नजर आ रहा है, ठीक है, चमकता हुआ या फिर कम चमकता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्यों, तो वो हम समझते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से पहले मैं आपको बता देता हूं स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है, स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है, ठीक है बेटा, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। अब ये स्टार कहाँ पे सर, स्पेस में कहीं पे जाके बहुत दूर है हमसे। स्टार्स जो होते हैं हमसे बहुत 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 दूर होते हैं, ठीक है। अब ये जब बहुत दूर से आ रहे हैं तो स्पेस में ट्रेवल कर रही है, स्टार एमिट देयर ओन लाइट, स्टार से जो लाइट आ रही है वो स्पेस में ट्रेवल करती हुई आ रही है। स्पेस में जब ट्रेवल करेगी तो कैसे करेगी सर, स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। जैसे ही ये स्टार की जो लाइट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, किसमें एंटर करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एंटर करती है, तो एंटर करते टाइम जब ये अर्थ का जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है सर ये एक्ट करती है किसकी तरह, रेयरर मीडियम की तरह। किसकी तरह एक्ट करती है बेटा, रेयरर मीडियम की तरह। जब ये दूसरी लेयर में जाती है तो वो डेंसर मीडियम हो जाती है, जब ये तीसरी लेयर में जाती है तो वो और डेंसर हो जाती है, जब ये चौथी लेयर में जाती है तो और डेंसर हो जाती है। अब जब ये चौथी लेयर में और डेंसर हो गई तो ऊपर वाली क्या हो गई, रेयर मीडियम हो गई। उससे ऊपर वाली डेंसर थी तो उससे ऊपर वाली क्या थी, रेयर मीडियम होगी। तो रेयर डेंसर फिर रेयर फिर डेंसर फिर रेयर फिर डेंसर, इस तरीके से लाइट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल 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 होती हुई बैंड होती हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो देखिए हुआ क्या, लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, जैसे ही लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या हो गई बेटा, बैंड हो गई। क्या हो गई, तो उसका पाथ स्ट्रेट होने की बजाय क्या हो गया, बैंड हो गया। क्या हो गया बेटा, बैंड। तो जब हमारी लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो क्या होती है, बैंड। रीजन सर, जैसे जैसे लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाती जाती है उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने का मतलब है कि वो और ज्यादा डेंसर मीडियम बनता जाता है। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसका उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों ज्यादा, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी और ज्यादा। कब, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है। इतनी बात समझ में आई। तो सिंपल सा रीजन क्या समझाया आपने सर, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर जैसे ही एंटर हुई सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो रेयर मीडियम की तरह एक्ट करेगी, नीचे जाएगी तो डेंसर मीडियम की तरह, और नीचे जाएगी तो और डेंसर, और नीचे जाएगी तो और ज्यादा डेंसर होती जाएगी, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, लाइट जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती गई बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और ये पूरी की पूरी लाइट क्या हो गई, बैंड। लेकिन हमारी जो आंख है बड़ी भोली है, हमारी आंख को मतलब नहीं कि लाइट कहाँ से बैंड होके आ रही है, हमारी आंख को तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे नजर आती है। बहुत भोली है बेचारी, ठीक है। तो सर ये लाइट बैंड होके गई आंख की तरफ, ठीक है। हमारी आंख ने इस लाइट को कैसे पहचाना कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करेगी। जब ये स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करेगी तो हमारी आंख को लगेगा कि स्टार कहाँ पर है, यहाँ पर है। स्टार कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर स्टार आपको लगेगा यहाँ पर है, उसकी पोजीशन तो यहाँ पे थी बट हमारी आंख को लग रहा है कि पोजीशन ये है, तो जो पोजीशन होती है स्टार की वो ज्यादा ऊपर होती है उसकी एक्चुअल पोजीशन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब स्टार्स आर सीन्स हायर देन दे एक्चुअली आर, हायर देन दे एक्चुअली हाँ, समझ में आई बात। तो पहली चीज तो सर, स्टार्स जो होते हैं जिस पोजीशन पे होते हैं वो हमको उस पोजीशन पे दिखाई नहीं देते हैं, वो हमको थोड़ा सा उससे ऊपर दिखाई देते हैं। तो इस पोजीशन को बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा हम, एपरेंट पोजीशन। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। Due to the Earth atmosphere, the light bends from its original position. Then, due to this atmospheric refraction, the light bends and it seems to be straight. And this shows the position of the star, which is the apparent position of the star. But actually, the star is located at this point. So, stars are seems actually higher than they appear are. Stars जो होते हैं वो हमसे थोड़ा सा higher नजर आते हैं, जितनी हाइट पे वो होते हैं हमें उतनी हाइट पे नजर नहीं आते हैं।
अब होता क्या है, कहानी क्या है इसके पीछे, इसके बाद की कहानी, हमारा जो अर्थ होता है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ अपने कंटिन्यूसली क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी क्या कर रहा है, उसके साथ साथ काफ़ी तेज़ी से, जितनी स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है उससे ज़्यादा स्पीड से क्या करता है, हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर रोटेट करता है। और जब अर्थ का एटमॉस्फेयर रोटेट करता है तो उसका जो टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से जो ये बेंडिंग है कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज। अभी सपोज करो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये बेंडिंग देखने को मिली। अब अर्थ ने एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो चेंज किया, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, तो अब लाइट और ज्यादा बेंड हो गया, तो अब लाइट और थोड़ा हमको यहां देखिए, इसका मतलब सर स्टार की पोजीशन दोबारा चेंज हो गई। दोबारा सपोज करो कोई टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अब हमें लाइट थोड़ी यहाँ दिखी, मतलब इसकी पोजीशन यहाँ दिखी। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बेसिक चीज़ जो आपको समझनी है सर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से इसकी बैंडिंग चेंज हो रही है। बैंडिंग चेंज होने की वजह से आपको जो लाइट नजर आ रही है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और अगर पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी तो आपको स्टार कैसा नजर आने वाला है। तो आप बोलेंगे एक बल्ब है, एक बल्ब को मैं यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, आप दूर से देख रहे हैं, बहुत दूर से, तो आपको लगा कोई चीज़ ट्विंकल कर रही है। क्या कर रही है, कोई चीज़ ट्विंकल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल समझ में आया ना आपको, एक बल्ब है, इस बल्ब की एक्चुअल पोजीशन ये, बट रिफ्रैक्शन की वजह से एक बार आपको बल्ब यहाँ नजर आया, एक बार बल्ब यहाँ नजर आया, एक बार बल्ब यहाँ नजर आया, तो कंटिन्यूसली आपको लगेगा कि बल्ब जो है अपनी पोजीशन जो चेंज कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, अपनी ब्राइटनेस को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमारे स्टार्स होते हैं वो कैसे नजर आते हैं, ट्विंकल नजर करते हुए आते हैं। तो एक तो रीजन हो गया, स्टार्स आर सीम्स एक्चुअली हायर देन दे अपीयर आर, ठीक है। दूसरा रीजन, स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तो आप रीजन लिख सकते हैं, द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स द लाइट फ्रॉम स्टार्स बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम वन मूवमेंट टू अनदर। एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट पे आप जाएंगे, मतलब टाइम जैसे ही वेरी करेंगे, टेम्परेचर वेरी करेगा, टेम्परेचर के वेरी करने से क्या चीज चेंज होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी के चेंज होने से सॉरी ऑप्टिकल डेंसिटी के चेंज होने से आपका रिफ्रैक्शन भी कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, चेंज, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो आपके पास आ रही है उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपको डिफरेंट अमाउंट में देखने को मिलेगी। इस वजह से स्टार कैसे नजर आता है, आपको ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। तो बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, वाई द स्टार्स आर ट्विंकल। तो एक मूवमेंट में क्या होता है, स्टार जो है जहां से जो लाइट आ रही है, जब वो रिफ्रैक्ट ज्यादा करता है तो आपको ज्यादा लाइट शो करता है, और जब रिफ्रैक्ट कम करता है तो आपको लाइट कम शो करता है। इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ लाइट है कंटिन्यूसली क्या होता रहे, चेंज होता रहेगा रिफ्रैक्शन के चेंज होने की वजह से। इस वजह से आपकी स्टार की जो पोजीशन है वो डिफरेंट नजर आएगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टार की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से जो लाइट की इंटेंसिटी, वो भी आपको, जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो भी आपको डिफरेंट नजर आएगी, इस वजह से आपको स्टार ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। बोलो इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिखा है प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं सर। क्या जो प्लैनेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज हैं हमारी, क्या वो जो हैं वो ट्विंकल करती हैं? इसका रीज़न क्या लिखेंगे आप बताइए। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, स्टार्स आर ट्विंकली बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, बट वाई द प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकल? रीज़न इज दैट सर, जो प्लैनेट्स होते हैं, पहली बात वो हमारे अर्थ से बहुत पास होते हैं, इतने ज़्यादा दूर नहीं होते इन कंपैरिजन विद स्टार्स। स्टार के कंपैरिजन में वो हमसे इतने दूर नहीं होते हैं, ठीक है। पहली बात क्या समझ में आई सर, जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमसे इतने दूर नहीं होते हैं। अब जब वो इतने दूर नहीं होते हैं तो उनका हमें साइज जो नज़र आएगा वो कैसे नज़र आएगा, ज़्यादा नज़र आएगा, मतलब इट्स सीम्स टू बी बिगर इन साइज। यहाँ पर हमको प्लैनेट्स बड़े साइज में देखने को मिलेंगे, और जब प्लैनेट्स जो हमको बड़े साइज में देखने को मिलेंगे तो क्या होता है, क्या देखने को मिलता है सर, जो कुछ पार्ट होता है लाइट का सॉरी बेटा, कुछ पार्ट जो लाइट का होता है वो क्या होगा,
वो रिफ्रैक्ट ज़्यादा करेगा और कुछ पार्ट जो होता है लाइट का वो रिफ्रैक्ट कम करेगा। तो जो ओवरऑल लाइट है जो उस प्लैनेट से आ रही होगी वो आपको उसमें इंटेंसिटी में जो चेंज नजर आएगा वो ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। और जब ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा तो आपको प्लैनेट ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ मैंने बिकॉज प्लैनेट्स आर मच नियर टू द अर्थ, प्लैनेट्स जो होते हैं मच नियर टू द अर्थ होते हैं इन कंपैरिजन विद स्टार्स, द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमोस्फेयर इज अनेबल टू कॉज वेरिएशन इन लाइट कमिंग फ्रॉम बिग साइज प्लैनेट। जो बिग साइज प्लैनेट है उससे जो लाइट आ रही होगी वो इतना वेरिएशन शो नहीं कर पाएगी, और जब लाइट में इतना वेरिएशन शो नहीं करेगा तो आपको ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आएगा। स्टार्स में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है लाइट का, पॉइंट साइज है। स्टार्स कैसा मान सकते हैं आप, एक पॉइंट साइज सोर्स मान सकते हैं। तो जब इस पॉइंट साइज सोर्स से लाइट जब आपकी आंखों तक पड़ती है तो काफी अमाउंट में वेरिएशन देखने को मिलता है, इस वजह से ट्विंकलिंग देखने को मिलती है। बट प्लैनेट के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारे बड़े साइज के होते हैं। बड़े साइज के होने से क्या होता है, इट यू कैन से दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट साइज सोर्स और एक लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स में डिफरेंस है। ठीक है, बिकॉज प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लार्ज और अ बिग पॉइंट साइज सोर्सेज। ठीक है, बहुत सारी कलेक्शंस मिलकर के क्या बना, हमारा एक प्लैनेट बना। तो कुछ पॉइंट साइज सोर्स, सपोज करो एक प्लैनेट किससे मिलके बना, 100 पॉइंट साइज सोर्स से मिलके बना, उसमें से 50 पॉइंट साइज सोर्स क्या कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और 50 पॉइंट साइज सोर्स क्या कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी कम कर रहे हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा सर, ओवरऑल इफेक्ट नलीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नलीफाइड, जिसकी वजह से जो प्लैनेट से जो लाइट आपकी तरफ आ रही होगी वो आपको टिंकलिंग करते हुए नजर नहीं आएगी। समझ में आ रही बात। अगर सपोज करो 4 ट्यूबलाइट चल रही हैं, 4 ट्यूबलाइट में से 2 ट्यूबलाइट की रोशनी एक अमाउंट में कम कर दी और उसी 2 ट्यूबलाइट की रोशनी उसी अमाउंट में, जितनी अमाउंट में कम करी उतनी अमाउंट बढ़ा दी, तो ओवरऑल लाइट कैसी नजर आएगी आपको, सेम नजर आएगी। उसमें कोई चेंज नजर आएगा क्या, नहीं आएगा। जब उसमें चेंज नजर नहीं आएगा तो क्या होगा, उसमें आपको ट्विंकलिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा, वो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज द रीजन ऑफ स्टार्स आर ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे आते आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बढ़ता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के बढ़ने से, ऑप्टिकल डेंसिटी के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ये चीज़। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इसके फेनोमेना। हमने डिस्कस कर ली दो, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार डिस्कस कर लिया हमने, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। और एक और टॉपिक है हमारा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अभी तक आपको ये मालूम है यहाँ से सनराइज हो चुका है और सनसेट हो चुका है। क्या आपको मालूम है, सन जो होता है 2 मिनट पहले राइज आपको दिखाई दे जाता है, और सनसेट हो चुका है बट 2 मिनट तक आपको सन दिखाई देता है। वापस सुनना क्या बोला मैंने, सन अभी राइज नहीं हुआ है, अभी वो हॉरिजन लाइन के नीचे है, बट आपको सन नजर आ जाएगा कितने टाइम पहले, 2 मिनट पहले। सनसेट हो चुका है बट 2 मिनट तक आपको वो सन दिखेगा। इसका मतलब देयर इज अ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। टोटल कितने मिनट का ड्यूरेशन में चेंज आया टाइम में, 2 मिनट पहले दिखा और 2 मिनट बाद तक दिखा, तो टोटल कितना टाइम, 4 मिनट का डिले होता है पूरे डे के अंदर। समझ में आ रही बात। बट सर ऐसा क्यों होता है, वाई देयर इज अ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सनराइज पहले क्यों दिखता है और सनसेट डिले क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है बेटा, बहुत सिंपल सा रीजन है। मैं इसको रफ कर देता हूं फिर समझाता हूं आपको। देखो क्या कह रहा है ये कंसेप्ट, यहां पर इसको मैं और साफ कर दूं थोड़ा सा बेटा। अभी सपोज करो ये है हमारा सन और ये है हॉरिजन। इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजन लाइन क्या बोलते हैं इसको। अभी सन हॉरिजन के नीचे है, इट इज बिलो टू द हॉरिजन। इसका मतलब सर सन अभी राइज नहीं हुआ है, ठीक है। और ये हम यहाँ पर हैं, ये अर्थ है, ये क्या है अर्थ, और अर्थ पे हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको। कौन खड़ा है यहाँ पर, यहाँ पे कौन खड़ा है बेटा, पप्पू। कौन खड़ा है बेटा यहाँ पर, पप्पू, ठीक।
अब पप्पू क्या देख रहा है, सन को देख रहा है, सन कब उगेगा, सन कब उगेगा, सन कब उगेगा, उसको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या हुआ, जो कंडीशन समझानी है वो क्या समझानी है, सन अभी उगा नहीं है, बट पप्पू को सन 2 मिनट पहले ही क्या होगा, सन नजर आ जाएगा। पप्पू को सन 2 मिनट पहले नजर आ जाएगा। सर रीजन देखिए, जब ये सन से जो लाइट आ रही होगी, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो लाइट क्या होगी बेटा, लाइट क्या होगी, बताया था मैंने आपको, जैसे ही लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो लाइट क्या होगी, बैंड होगी। और जब लाइट बैंड होगी तो इसकी पप्पू की आंखों में जाएगी लाइट, और जब पप्पू की आंखों में लाइट जाएगी तो क्या होगा। सर आंखें बड़ी भोली होती है, बहुत जल्दी धोखा खा जाती है ना। और जब ये पप्पू की आंखों में लाइट जाएगी तो लाइट उसको कैसे नजर आएगी, सर स्ट्रेट नजर आएगी। और जब उसको स्ट्रेट नजर आएगी तो उसको ऑब्जेक्ट जो सन की पोजीशन है वो कहां नजर आएगी, अबव द हॉरिजन लाइन। ठीक है, ये हमारी हॉरिजन लाइन थी। ठीक, यहाँ पे पप्पू खड़ा हुआ था, सन अभी हॉरिजन लाइन के नीचे है, बट पप्पू को सन हॉरिजन लाइन के ऊपर नजर आया। कितने टाइम पहले, 2 मिनट पहले। रीजन, जब सन से लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो सर वो बैंड हो जाएगी, पप्पू को जो नजर आएगी वो लाइट यहाँ नजर आएगी, इसका मतलब सन जो नजर आएगा वो यहाँ नजर आएगा। यही सेम केस क्या होगा, सनसेट हो चुका, सनसेट हो चुका है। ठीक है, अभी यहां पर मैं समझाऊं आपको, दोबारा देखते हैं इस केस को। ये अर्थ, ये हमारी हॉरिजन लाइन, जहां पे आप खड़े, जहां से आप स्ट्रेट दिख रहे हैं, फ्लैट सरफेस, इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, हॉरिजन लाइन। अभी सन सेट हो चुका, सनसेट हो चुका, बट पप्पू को, पप्पू कान डांस साला, है ना, सुना नहीं गाना आपने। तो पप्पू को क्या देखने को मिला, सर पप्पू को सन यहां अभी भी नजर आ रहा है, सनसेट हो चुका है बट पप्पू को सन अभी भी नजर आ रहा है। पप्पू को अगर सन नजर आ रहा है तो सर क्या रीजन हो सकता है, सर जो सन से लाइट जब एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करेगी तो सर वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। और पप्पू को लाइट कैसे नजर आएगी, स्ट्रेट, तो सन उसको अभी भी नजर आएगा। तो 2 मिनट पहले सन दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक सन हमको दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने 3 फेनोमेना देखे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, और दूसरा हमने देखा स्टार्स आर सीम्स एक्चुअली हायर देन दे अपीयर आर, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द फेनोमेना इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आज का हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बेटा। तो पहली चीज, स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय स्कैटर्ड या स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब होता है, सपोज करो सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, तो वहां पर कोई मीडियम नहीं होता है, कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है, ना डस्ट के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में, कोई भी पार्टिकल देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है या हमारे अर्थ तक आती है, तो उसको बहुत सारे पार्टिकल से गुजरना पड़ता है। अब वो पार्टिकल किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, सर डस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वेपर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, काफ़ी सारे पार्टिकल होते हैं। जब लाइट इन पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, जब लाइट इन पार्टिकल से स्ट्राइक करती है तो वो क्या करती है, इनको एब्जॉर्व कर लेती है। फिर पार्टिकल क्या करता है, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में भेज देता है। तो लाइट उनसे टकराने के बाद या स्ट्राइक करने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में रेंडमली चली जाती है। इसी फेनोमेना को कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, विच मीन्स थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। लाइट हमारी रैंडम डायरेक्शन में क्या होती है, चली जाती है। इस फेनोमेना को कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब सर टिंडल इफेक्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, लाइट को स्कैटर्ड कराते हैं।
ठीक है। और आपको मालूम है व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर, उसमें से आपने देखा जो ब्लू कलर होता है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होता है और रेड कलर स्कैटर्ड कम होता है। ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होने का रीज़न आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्या रीज़न बताया था आपको आपके टीचर ने कि सर जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, जिसकी वजह से उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। ये बेसिकली एक साइंटिस्ट है रेले, उन्होंने एक क्राइटेरिया बताया था कि जो भी लाइट होती है वो वेवलेंथ के हिसाब से क्या होती है, स्कैटर्ड होती है। जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और आपको मालूम है रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, और ब्लू कलर की रेड के कंपैरिजन में ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद रेड कलर। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये आपने फेनोमेना प्रैक्टिकली अपने इन आंखों से आपने देखा भी होगा। कभी आप रूम में बैठे हो, एक विंडो ओपन हो रही हो, ठीक है, एक छोटा सा कोई होल हो या कोई विंडो हो, तो वहाँ पे आपको एक सनलाइट नज़र आती है और उन सनलाइट में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं। और जो डस्ट पार्टिकल जो आपको दिखाई देते हैं वहाँ पे आपको एक विजिबल होता है, एक पाथ विजिबल होता है लाइट का, ठीक है। जो एक पाथ जो विजिबल है लाइट का, उसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। या फिर एक काम कर सकते हैं अपन, डेंस फॉरेस्ट में जाएं तो 2 पेड़ों के बीच से हमको रोशनी नजर आती है और इसका जो पाथ होता है लाइट का वो भी क्या होता है, विजिबल होता है। तो यही डेफिनेशन है टिंडल इफेक्ट की। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से, पार्टिकल की वजह से। वो पार्टिकल कहाँ आ रहे हैं, उसके पाथ में आ रहे हैं। जिस रास्ते से लाइट चल रही है वहां पे अगर कोई भी पार्टिकल उसको आएगा तो वो पार्टिकल क्या करेगा, लाइट को स्कैटर्ड कराएगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा इस कंसेप्ट को, टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और टिंडल ने एक चीज डिस्कवर्ड करी थी। टिंडल ने क्या चीज डिस्कवर करी थी बताता हूं आपको, बहुत शानदार चीज डिस्कस करी थी। क्या, हमारी जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं, उसमें से जो ब्लू कलर होता है व्हाइट लाइट का, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर, इज स्कैटर्ड मच मोर। इसका मतलब अभी बताया मैंने आपको, जो ब्लू कलर होता है वो ज्यादा स्कैटरिंग शो करता है। रीजन, बिकॉज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, बिकॉज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। बट द रेड कलर की जो स्कैटरिंग होती है वो क्या होती है सर, लेस होती है। किसके कंपैरिजन में, ब्लू के कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जो हमारा रेड कलर होता है सर, उसकी जो वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या देखने को मिलती है सर, उसकी स्कैटरिंग कम देखने को मिलती है। समझ में आ रही इतनी बात अच्छे से, कोई डाउट इसके अंदर? तो हमें टिंडल ने ये चीज ऑब्जर्व करके बताया, डिस्कवर करके बताया कि ब्लू कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द रेड कलर हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ। अब इस साथ में हमको एक चीज और मिली यहां पर कि जो स्कैटरिंग है वो सारे पार्टिकल स्कैटर्ड कराते हैं लाइट को या किस तरीके से कराते हैं। तो स्कैटरिंग भी 2 तरीके से देखने को मिली हमको, समझाता हूं आपको। सपोज करो ये सनलाइट आ रही है, ठीक, और यहां पर उसको मिले कौन, 10 पार्टिकल मिले। कौन मिले बेटा, 10 पार्टिकल। देखो यहां क्या लिखा है, 10 पार्टिकल। या फिर वाटर की ड्रॉपलेट्स मिली। क्या मिली बेटा, यहां पर वाटर की ड्रॉपलेट्स देखने को मिली। ये सनलाइट आ रही है बेटा, यहाँ से वैक्यूम में ट्रेवल करती हुई आ रही है, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करी, 10 पार्टिकल मिला या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स मिला। तो लाइट क्या होगी, जो स्कैटर्ड होगी ना, लाइट जो स्कैटर्ड होगी वो यहाँ पर सपोज करो आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई लाइट नजर नहीं आएगी। रीजन ये है सर, लाइट जो हमको इस डायरेक्शन में कोई लाइट नजर इसलिए नहीं आएगी, रीजन ये है सर, देखिए जो डस्ट पार्टिकल है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये मच लार्जर होते हैं देन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, देन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की रेंज से बहुत ज्यादा इनका साइज है पार्टिकल का। इस वजह से ये लाइट को जो स्कैटर्ड कराते हैं, ये इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड कराते हैं। लाइट स्कैटर्ड तो होगी, बट जो व्हाइट लाइट है, जो 7 कलर अपने रखती है, वो 7 कलर को इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड करेगी। और जब 7 कलर इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड होंगे तो आपस में मिक्स होके अगेन कौन सा कलर फॉर्म कर लेंगे, व्हाइट लाइट, और वो आपको यहां पर विजिबल नहीं होगी। समझ में आ रही है? तो यहां से आप देख रहे हैं तो आपको व्हाइट लाइट नजर नहीं आई, ठीक है। मतलब जो लाइट चल रही थी
वही लाइट सीधी चली जाएगी। स्कैटरिंग तो हो रही है बट उस स्कैटरिंग की वजह से आपको कोई अलग अलग कलर फॉर्म नहीं होगा, ना तो आपको रेड कलर दिखाई देगा, ना आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, या फिर बोल सकते हैं विबग्योर के फॉर्म में कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग इक्वल अमाउंट में हो रही है। जब इक्वल अमाउंट में स्कैटरिंग होती है तो आपको अगेन व्हाइट कलर मिलता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कोई अलग अलग कलर देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? रीजन सर, जो पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, किसकी रेंज में? विजिबल लाइट की रेंज में। विजिबल लाइट होने के लिए वो रेंज होनी चाहिए जो हमारी आंखें जिसको देख सकती हैं। तो जो लाइट स्कैटर्ड होती है इन पार्टिकल की वजह से वो इस रेंज में नहीं आ पाती है। रीजन सर, सारे कलर इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड होते हैं और वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। बट जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब सपोज करो अगर ये लाइट किससे पास होती? एयर मॉलिक्यूल से पास होती, लाइक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तब क्या होता? तब हमारी आंखों को कौन सा कलर दिखाई देता? ब्लू कलर सबसे ज्यादा दिखाई देता। क्यों दिखाई देता? क्योंकि सर जब पार्टिकल छोटे होते हैं तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ के कम होने से स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जब लाइट स्कैटर्ड होकर जाएगी तो आपको कौन सा कलर दे देगी? ये कौन सा कलर दिखा देगी? ब्लू कलर आपको दिखा देगी, और रेड कलर बिना स्कैटर्ड हुए चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा कलर देखने को मिलेगा? ब्लू कलर। अगर व्हाइट लाइट यहाँ से आ रही है तो आप यहाँ पर हैं तो आपको ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल की जगह कौन से पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या फिर आपके वाटर वेपर के पार्टिकल, तो आपको यहाँ पर कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका साइज विजिबल लाइट की रेंज से बहुत ज्यादा है, इस वजह से। ठीक है, अब इसके बहुत सारे ब्यूटीफुल से फेनोमेना है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या फेनोमेना है वो देख लेते हैं एक बार। एक बात बताइए मेरे को, जो डेंजर सिग्नल होते हैं जनरली क्या और मोस्ट क्या मतलब, हाँ, हमेशा किस कलर के बनाए जाते हैं? जो डेंजर सिग्नल, खतरे के जो सिग्नल होते हैं, निशान जो होते हैं, वो किस कलर के निशान होते हैं? तो आप बोलेंगे सर रेड कलर के। किस कलर के होते हैं? रेड कलर के। जो रेड लाइट होती है हमारी, है ना, इसका मतलब स्टॉप होने के लिए जब आपको रुकना होता है तो सामने देख लेते हैं आप कौन सी लाइट आ रही है। अब कौन सी लाइट चल रही है? रेड लाइट। तो आप क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं, है ना। रीज़न, रेड लाइट ही क्यों यूज़ किया, और कोई कलर क्यों नहीं यूज़ किया हमने स्टॉप होने के लिए? इसलिए समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करो यहाँ पे अगर हम रेड की जगह ब्लू लाइट अगर यूज़ करते, या सपोज करो येलो लाइट यूज़ करते, तो क्या होता? यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ से आप आ रहे हैं, इस पॉइंट सपोज करो, ठीक है। अब रेड लाइट क्या होती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है रेड लाइट की? सर रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे लॉन्गर होती है, जिसकी वजह से इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं हो पाई और ये लाइट आपके यहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग ही नहीं हो पाई। अब जो कलर स्कैटर्ड ही नहीं हो पाया इस डायरेक्शन में, या उस एटमॉस्फेयर में, या उस मीडियम में स्कैटर्ड ही नहीं हो पाया, तो वो कलर क्या होगा? आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा। बाकी सारे कलर क्या होंगे? सर ये बाकी सारे कलर क्या हो जाएंगे? स्कैटर्ड होते जाएंगे, स्कैटर्ड होते जाएंगे, और उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे कलर स्कैटर्ड होता जाएगा उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है? उसकी स्ट्रेंथ या जो देखने की जो ब्राइटनेस है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये ब्लू कलर यहाँ तक ही रह गया। सपोज करो येलो 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 भी स्कैटर्ड होता गया, येलो भी स्कैटर्ड होता गया, येलो भी स्कैटर्ड होता गया, ये सपोज करो यहाँ तक देखने को मिला। इसका मतलब आपकी आंखों तक कौन सा कलर पहुंच पा रहा है? तो आप बोलेंगे सर रेड कलर पहुंच पा रहा है। रीजन, सर इसकी स्कैटरिंग सबसे कम हुई है। जिसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है उसकी लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, वो दूर तक ट्रेवल कर सकती है। जिस कलर की स्कैटरिंग नहीं होती है वो क्या देखने को मिलता है? वो सर दूर तक ट्रेवल कर सकती है, जिसकी वजह से अगर आप दूर भी होंगे और जैसे ही रेड लाइट होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अब रेड लाइट होगी, हमें रुकना है। अगर कोई दूसरा कलर होता तो आपको वो प्रॉपर दिखाई नहीं देता। प्रॉपर अगर दिखाई नहीं देता तो आपको कैसे मालूम पड़ता कि हमें रुकना है कि रुकना है? डेंजर फॉर 2240 वोल्ट्स रेड कलर में लिखा होता है साफ साफ। क्यों लिखा होता है? अगेन सर रेड कलर हमें दूर से ही दिखाई दे जाएगा। तो वाई वी यूज रेड, सिग्नल्स आर इन रेड इन कलर बिकॉज ऑफ longer wavelength. The color which have longer wavelength have less scattering. Due to less scattering, the intensity of that color will be more. That's why you can see the color from the larger distance. दूर से आप उसको देख सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये रीजन क्लियर हो गया।
वाई द स्काई इज ब्लू इन कलर, स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का क्यों होता है बताइए। वाई द स्काई इज ब्लू इन कलर, बहुत सिंपल रीजन है सर। स्काई हमको ब्लू इसलिए नजर आता है, बाकी सारे कलर, ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है अभी बताया मैंने, ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है बताया था, कम होती है। अगर ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो वो स्कैटर्ड हो रहा है। जो कलर स्कैटर्ड हो जाएगा एटमॉस्फेयर में वही कलर तो आपको दिखेगा। कौन सा कलर स्कैटर्ड हो गया, ब्लू, तो आपको कौन सा कलर दिखेगा बेटा, ब्लू। तो सिंपली यू हैव टू राइट because the wavelength of blue color is small or you can say short, that's why the scattering of this color is much more in comparison with other color, that's why the color of the sky is blue। समझ में आ रही बात। तो स्काई ब्लू क्यों होते हैं, सिंपल से रीजन बोलना है, ब्लू कलर हैव शॉर्टर वेवलेंथ, that's why scattering will be more, if scattering will be more we can see the blue color। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कौन सा कलर चला गया, कौन सा कलर चला गया, ब्लू कलर स्कैटर्ड होकर चला गया, और जब स्कैटरिंग जिस कलर की हो जाएगी वही कलर आपको दिखेगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम पोर्शन जो लाइट का वो क्या दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। क्यों, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। अब जो क्लाउड्स होते हैं उनका कलर वाइट होता है। वाई द कलर ऑफ द क्लाउड इज वाइट। क्लाउड्स की अगर हम बात करें तो जनरली मैक्सिमम टाइम आपको क्लाउड्स कैसे नज़र आते हैं, वाइट नज़र आते हैं। रीज़न सर, जो क्लाउड्स होते हैं वो ज़्यादा हाइट पे नहीं होते। जब ज़्यादा हाइट पे नहीं होते तो उसमें बहुत सारे क्या देखते हैं हम, डस्ट पार्टिकल, उस हाइट पर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट देखते हैं। जब सन की वाइट लाइट उससे आ रही होती है तो वो इन डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। इन कलर की स्कैटरिंग होने की वजह से वो क्या करता है बेटा, बताया मैंने, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट आर मच लार्जर देन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट। तो ये सारे कलर्स को क्या करता है, स्कैटरिंग तो होती है, बट ये सारे कलर की जो स्कैटरिंग होती है वो इक्वल अमाउंट में होती है। जब सारे कलर स्कैटर्ड ही इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा सर, सब मिक्स होके वापस क्या बना लेंगे, व्हाइट लाइट बना लेंगे, और हमको क्लाउड्स जो है कैसे दिखते हैं, व्हाइट कलर। सर यहाँ पे हमें ब्लू और येलो या रेड, ये जो 7 डिफरेंट कलर हैं वो क्यों देखने को मिल रहे हैं, इन कलर की स्कैटरिंग अलग अलग क्यों हो रही है, क्योंकि इन पार्टिकल का जो साइज है, मॉलिक्यूल्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर, इन पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। जब बहुत छोटे साइज के पार्टिकल से स्कैटरिंग होती है तो वहां पर एक कंसेप्ट यूज हो जाता है कि जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, और जिस कलर की वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। वहां पर ये कंसेप्ट लगता है। और यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगता है, हर कलर की इक्वल अमाउंट में स्कैटरिंग होती है, और मिक्स होने के बाद वो कौन सा कलर फॉर्म कर देते हैं, व्हाइट कलर फॉर्म कर देते हैं। कौन सा कलर फॉर्म करते हैं, व्हाइट कलर। तो पहला क्लियर हो गया, व्हाई द डेंजर सिग्नल आर रेड। सेकंड यूज हो गया, सेकंड क्लियर हो गया, व्हाई द स्काई इज ब्लू, एंड द थर्ड इज क्लाउड इज व्हाइट। व्हाई द क्लाउड्स आर इन व्हाइट इन कलर, बिकॉज इट स्कैटर्ड द लाइट इन इक्वल अमाउंट। ठीक है, एंड लास्ट, व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। जो सन होता है हमारा, ये हमें हमेशा कैसा नजर आता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पर सर कुछ रेडिश अपीयरेंस होता है, कुछ उसके अंदर ऑरेंज पार्ट भी होता है, थोड़ा बहुत येलोइश पार्ट भी होता है, बट जनरली वी कैन से दैट द सन अपीयरेंस इन रेडिश कलर एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे हम यहाँ पर हैं, ठीक। अर्थ पे कौन है बेटा, ऑब्जर्वर। कौन है, ऑब्जर्वर, जो कलर को क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्व कर रहा है। अभी सन राइज हो रहा है यहाँ पर, ठीक। 12 बजे सन कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर सनसेट होते होते सन कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब सर जब सन राइज हो रहा होता है या सन सेट हो रहा होता है उस टाइम उस सन को, सन से जो लाइट आ रही होती है उसको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। दोनों केस में, यहाँ भी और यहाँ भी कैसी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बेटा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। और इस टाइम में जब सन हमारे 12 बजे एकदम सर के ऊपर होता है तो उस टाइम उस लाइट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। और इस केस में सनराइज, यहाँ सनराइज हो रहा है और यहाँ सन सेट हो रहा है। ठीक है, और ये एट 12 नून, 12 बजे के आसपास सन कहाँ पर है, हमारे जस्ट सर के ऊपर है बेटा। ठीक है, इन दोनों केस में लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है लाइट को आने में, और यहाँ पे इस केस में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। तो होता क्या है,
अब यहाँ से एक वाइट लाइट निकल के आई, क्या आ रही है बेटा, यहाँ से एक वाइट लाइट आ रही है बेटा, ठीक है। अब होगा क्या, आपको मालूम है जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो क्या होती है सर, स्कैटरिंग होती है, जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो क्या करेंगे, ब्लू कलर को तो क्या करा देंगे बेटा, स्कैटर्ड करा देंगे। ब्लू कलर को क्या करा देंगे, स्कैटर्ड। अगर ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम। रेड कलर स्कैटर्ड ही नहीं हो पा रहा, तो रेड कलर जब स्कैटर्ड नहीं हो पा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो इस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाता है। तो सिंपली आपको बोलना है सर, जब बहुत डिस्टेंस ज्यादा होती है तो बाकी सारे कलर की स्कैटरिंग हो जाती है, स्कैटरिंग होने से उनकी इंटेंसिटी कम पड़ती जाती है। रेड कलर स्कैटर्ड ही नहीं हो पाता है, और रेड कलर स्कैटर्ड नहीं हो पाता है तो फॉर्म पता है आपको, VIBGYOR, विवग्योर जो होता है। तो रेड मैंने बोला, ऑरेंज बोला मैंने, येलो बोला। इन कलर की और इन कलर की बात करें तो इनकी वेवलेंथ हमें क्या मिलती है, थोड़ी कम मिलती है, और इनकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मिलती है। तो ये कलर स्कैटर्ड नहीं हो पाते और ये कलर क्या जाते हैं, स्कैटर्ड। तो हमें जो लगभग जो कलर नजर आता है वो रेडिश अपीयरेंस का नजर आता है, ड्यू टू इस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ दीज कलर। तो यहाँ पे एक रेडिश सा अपीयरेंस नजर आता है। रीजन सर, रीजन इसका सिंपल है कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो वो कौन सा कलर कर पाएगा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल, रेड कलर, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग कम होती है। स्कैटरिंग कम होने से, स्कैटरिंग के कम होने से उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। अगेन सनसेट हो चुका सर, जब सनसेट हो गए तब भी हमको रेडिश नजर आता है कलर। रीजन सर, सनसेट हो चुका है तो यहाँ से अर्थ से बहुत डिस्टेंस ट्रेवल पर लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो अगेन बाकी सारे कलर तो स्कैटर्ड हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी जीरो हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। और रेड कलर की इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो दूर से ही हमको कौन सा कलर नजर आता है, रेड कलर नजर आता है। लेकिन सर 12 बजे के आसपास सन हमको वाइट नजर आता है, 12 बजे के आसपास सन हमको वाइट नजर आता है। रीजन क्या होगा, बोलिए क्या होगा रीजन। तो सिंपल सा रीजन है इसका सर, जो डिस्टेंस है अब इतनी नहीं है, डिस्टेंस शॉर्ट है, और डिस्टेंस जब शॉर्ट है तो कुछ ब्लू कलर तो स्कैटर्ड हो जाता है और बाकी सारे कलर की जो स्कैटरिंग होती है जब डिस्टेंस कम होती है तो इक्वल अमाउंट में होती है। और जब डिस्टेंस के कम होने की वजह से जब स्कैटरिंग इक्वल अमाउंट में हो गई तो सारे कलर मिक्स होकर क्या बना देंगे सर, वाइट, क्योंकि अब इतनी डिस्टेंस ही नहीं है कि इंटेंसिटी कम हो या ज्यादा हो। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर डिस्टेंस के कम होने की वजह से सारे कलर जो होते हैं उनकी जो स्कैटरिंग हो रही होती है वो सेम अमाउंट में हो रही होती है, और यहाँ पे आपको एक व्हाइट कलर फॉर्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो 12 बजे के आसपास सन हमको व्हाइट नजर आता है, और एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट वी कैन सी द कलर ऑफ द सन, एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज रेडिश अपीयरेंस। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसके अंदर। तो ये था हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में क्या चीज़ डिस्कवर करी थी, ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है। सर जो स्कैटरिंग होती है वो साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करती है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर्ड होकर जा रही है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करती है। जो हमारे डस्ट पार्टिकल और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं इन कंपैरिजन विद द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, तो वहाँ पे इक्वल अमाउंट में स्कैटरिंग होती है, हमको दिखाई व्हाइट लाइट पड़ती है। जो एयर मॉलिक्यूल से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर में जब लाइट स्कैटर्ड होती है तो वहाँ पर एक रेले क्राइटेरिया लगता है जो कहता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। अभी मैं पावर नहीं लिख रहा, सिंपली आपको समझना है जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट कम। किस कलर की वेवलेंथ ज्यादा, रेड कलर की। इसकी वजह से उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, स्कैटर्ड लाइट की सबसे कम होगी, ठीक है। जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सिंपली आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उस कलर की स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। बेटा समझ में आ रही है, जिस कलर की वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा, जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बैठ के नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, वापस से आपको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बेटा।
पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।